Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture, we are going to describe and revise the unit second sample paper that you have recently done as your examination. One by one, I will revise each and every questions and related topic and the links are also available in the description box in the comment box. So be with the video lecture in order to improve yourself that what kinds of mistake you have done during the examination. Without delay timing, let back over the question paper and revise them thoroughly. Read the question carefully, attempt all questions as directed. Marks are given against each questions. देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, नोटिस पढ़ते नहीं हैं और वो जो हमारे पास इस पूरे क्वेश्चन पेपर में हमने 3 सेक्शंस बनाए हुए थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन थे, कुल 10 क्वेश्चन थे इसमें। सेक्शन बी से 40 मार्क्स के क्वेश्चन थे, कुल इसमें 10 क्वेश्चन थे। और सेक्शन सी से कुल आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन से और क्वेश्चन कितने थे? 4। सेक्शन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि 4 क्वेश्चन करने थे और 40 नंबर ले लेने थे। सेक्शन बी उससे थोड़ा सा मार्किंग कम था, इसमें 10 क्वेश्चन थे 4-4 नंबर के, ठीक है। और यहाँ 10 क्वेश्चन थे 2-2 नंबर के। तो इसका डिस्क्रिप्शन हमने आपको क्लासरूम में ही बता दिया था। फिलहाल हम एक एक क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्सपेक्टेड आंसर उसका क्या होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो हमारा था 2 मार्क्स में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में, उसमें जो पहला क्वेश्चन था डिफाइन काइनेटोकोर, ठीक है, वेयर इट इज़ फाउंड। लिसन, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, इससे पहले भी एग्जामिनेशन में आया था, बहुत सारे स्टूडेंट इसको नहीं कर पाए थे। फिलहाल एक क्वेश्चन पे फोकस करना है। काइनेटोकोर क्या होता है? लिसन केयरफुली। सेल डिवीजन, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन द स्टिकी डिस्क शेप स्ट्रक्चर ओवर द सेंट्रोसोम ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड काइनेटोकोर्स। इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन द स्टिकी डिस्क शेप स्ट्रक्चर दैट अपीयर्स ओवर द सेंट्रोसोम कॉल्ड काइनेटोकोर। तो ये कहाँ पाया जाता है? सेंट्रोसोम ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, नॉट सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर इसका बना के दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो जो क्रोमोसोम्स होते हैं इस तरह से होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है, और इस पर डिस्क शेप स्ट्रक्चर, स्पेशली यहाँ पे डिस्क शेप स्ट्रक्चर, स्टिकी स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो जाता है, ठीक है। और यहीं पे एक्चुअल में जो स्पिंडल फाइबर होता है यहीं पे आकर के चिपकता है। ये स्पिंडल फाइबर नीचे से यहाँ पे आकर चिपकेगा और ऊपर का स्पिंडल फाइबर यहाँ पे। तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपका, यही क्या है? काइनेटोकोर है, ठीक है। इसको आपको दिमाग में रखना है। तो ये सेंट्रोमियर है, क्रोमोसोम्स का सेंट्रोमियर है, इसको बोलते हैं टीलोमियर। तो ये सेंट्रोमियर पे ही ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग काइनेटोकोर। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट टाइम भी एग्जाम में आ सकता है। फिलहाल आपको फोकस करना है काइनेटोकोर्स को, भूलना नहीं है जीवन में। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड यूजिंग एडेनिन एज नाइट्रोजिनस बेस। मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। आपको कम से कम जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उस न्यूक्लियोटाइड्स को अच्छे से समझ लेना है। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड्स जिसको दिया गया कंडीशन कि एडेनिन का यूज करके बनाना है। तो मैंने क्या किया था, सिंपली आपको कहा था कि पेंटोस शुगर अब बना लीजिए, ऐसे पेंटोस शुगर ऐसे बना लीजिए, यहाँ पे CH2 लगा करके, ठीक है, और यहाँ पे एक फॉस्फोरस जोड़ दीजिए, P जोड़ करके, और यहाँ पे A जोड़ दीजिए। ये आपका क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। फिर से एक बार स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए अच्छे से कैसे मैं बना रहा हूँ। ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन मॉलिक्यूल है, जहाँ जहाँ कॉर्नर है वहाँ वहाँ कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, जहाँ जहाँ कॉर्नर है वहाँ वहाँ कार्बन मॉलिक्यूल। यहाँ पे एडेनिन की जगह पे आपको सिर्फ A लिख देना है, ठीक है। और ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे CH ऐसे इधर और CH यहाँ पे ऐसे इधर, यहाँ पे फॉस्फोरस जोड़ देना है। तो ये यूजिंग एडेनिन एज न्यूक्लियोटाइड। गुआनिन की जगह पे G लिख देना है, साइटोसिन की जगह पे C लिख देना है, थियामिन की जगह पे T लिख देना है, ठीक है, यूरासिल की जगह पे U लिख देना है। तो ये आपका स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड का हो गया। आसान से इसको बनाना था लेकिन आपने 2 नंबर बिना बनाए ही गवा दिया, ठीक है। हाउ लाइट रिएक्शन डिफर फ्रॉम डार्क रिएक्शन, इस पे आपको फोकस करना है कि हाउ लाइट रिएक्शन डिफर फ्रॉम डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन से कैसे डिफर हो,
ठीक है, कैसे डिफरेंट आपको लिखना है। टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट ने गड़बड़ी किया हुआ, लाइट रिएक्शन डे में होता है और डार्क रिएक्शन नाइट में होता है। दोनों डे में होते हैं, ठीक है, दोनों फोटोसिंथेसिस के पार्ट हैं। बट फॉर द लाइट रिएक्शन देयर इज नीड ऑफ लाइट, फॉर द डार्क रिएक्शन देयर इज नो नीड ऑफ लाइट। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। तो ये आपको जानना है। इसमें एटीपी NADPH फॉर्म होता है, इस नो एटीपी नो NADPH फॉर्म, ठीक है, इसमें यूटिलाइज होता है। तो ये आपको ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन बताया गया था, वीडियो लिंक में सब अवेलेबल है और इसको आप वीडियो लिंक से रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द RO वैल्यू दिया हुआ, इसको मैंने करेक्ट करवाया था, ये RQ वैल्यू है, ठीक है। कैलकुलेट द RQ वैल्यू फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए अगर RQ वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो आपको बताया गया था कैसे ऑक्सीडेशन को एक्सप्रेस करेंगे ग्लूकोज के लिए, यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ। आपको करना क्या है, C6H12, ठीक है, C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2, क्या निकलेगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2, ठीक है। अब आपको जो RQ वैल्यू होता है उसका फार्मूला क्या होता है, टोटल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन टोटल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज। कितने मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड है 6, कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है 6, दोनों का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो आपको ऐसे ही आंसर में लिखना था। जितने लोगों ने ऐसे लिखा होगा नंबर पूरा मिला होगा, अदरवाइज 0, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इन सेल। राइबोसोम सेल में क्या पार्टिसिपेट करता है, सिंपली प्रोटीन सिंथेसिस। आपको लिखना था कॉपी में, एक वर्ड में आंसर था, 2 नंबर ले लेना था, लेकिन बहुत सारे लोगों की कॉपी में दिखाई नहीं, ठीक है। राइबोसोम्स क्या परफॉर्म करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्या है, हाउ एरियोलर टिश्यूज डिफर फ्रॉम एडिपोज टिश्यूज। एरियोलर टिश्यूज और एडिपोज टिश्यूज में डिफरेंट क्या है, लिसन। बोथ आर द पार्ट ऑफ लूज कनेक्टिंग टिश्यूज, बट द एरियोलर टिश्यूज आर एक्चुअली फाउंड बिलो द स्किन and below the epithelial tissues, and the main function of areolar tissues is to provide the support and defense mechanism in our body. Main part of areolar tissue is provide to support and defense mechanism in our body, but adipose tissues it basically store the fat. That is the basic difference, ठीक है। फिर से एक बार नोट कर लीजिए कॉपी में, एरियोलर टिश्यूज फाउंड बिलो द स्किन एंड द मेन फंक्शन इज टू सपोर्ट एंड डिफेंस फॉर आवर बॉडी, and adipose tissues that are actually part of loose connecting tissues but store the fat molecule, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से और 5, ठीक है, 6 ये हो गया। इस 6 क्वेश्चन में अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, वीडियो लिंक भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम लोग। राइट द फेट ऑफ पायरुविक एसिड इन ईस्ट। फेट मीन्स क्या होता है, फ्यूचर। पायरुविक एसिड का ईस्ट में क्या फ्यूचर होता है। देखो बेटा, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, ठीक है, C6H12O6 सब में इन्वॉल्व होता है। ये पहले बनाता है अपने आप को पायरुविक एसिड। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो ये 38 ATP बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। लेकिन अगर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है तो ये पायरुविक एसिड क्या बनाएगा, या तो बनाएगा एथिल अल्कोहल या फिर बनाएगा लैक्टिक एसिड। एथिल अल्कोहल किस में बनाएगा, ईस्ट में, और लैक्टिक एसिड किस में बनाएगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में, इसको लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बोलते हैं। तो ये C2H5OH किस में बनता है, C2H5OH किस में बनता है, ईस्ट में, यानी फंगस में। तो फ्यूचर पायरुविक एसिड का फ्यूचर ईस्ट में क्या होता है, एथिल अल्कोहल। ये आपको लिख लेना था कॉपी में, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन हम दे देंगे, आप वहाँ से सीख लीजिएगा, ठीक है। तो पायरुविक एसिड का ईस्ट में क्या रोल है, इट फॉर्म द एथिल अल्कोहल। अगर आपका सही है तो आपको नंबर मिला होगा। नेक्स्ट क्या है, हाउ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म। लिसन, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म बिटवीन 2 मोनोमेरिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मोनोमेरिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बेटा, इसको अच्छे से देखेंगे। देखो जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का आपको चेन क्लोज रिंग स्ट्रक्चर आपको बताया था मैंने। ग्लूकोज का जो क्लोज रिंग स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पे C2H5, ठीक है, CH2OH, ठीक है,
यहाँ पे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल OH H, दूसरा मॉलिक्यूल HOH, और इसी तरीके से स्ट्रक्चर बियर्स करता है, ठीक है। ये OH H, बाकी चीज़ें सेम स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ फोकस करना है कि ये जो कार्बन है इसको बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन, और ये जो कार्बन इसको बोलते हैं बीटा कार्बन। यानी इसका ये बीटा कार्बन है और इसका ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। ये क्या है? बीटा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन है। ये 1 मोनोमेरिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये सेकेंड मोनोमेरिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये दोनों मोनोमेरिक यूनिट कार्बोहाइड्रेट के कार्बन पास पास आते हैं, उनके दोनों फंक्शनल ग्रुप यानी OH ग्रुप पास पास आते हैं, और यहाँ से H2O बाहर निकलता है, यानी वाटर रिलीज आउट होता है। और फिर क्या बनता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एक बार बना के दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इस तरह से बनता है, यहाँ H है, यहाँ H है, ठीक है। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपका बन गया OHH, ठीक है, OHH। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये जो लिंकेज दिख रहा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता कहाँ है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म इन बिटवीन द 2 मोनोमेरिक यूनिट ऑफ द ग्लूकोज, 2 मोनोमेरिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस नीड टू बी लर्न एंड दिस नीड टू बी यूज बाय यू प्रॉपरली, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एडवांटेजेस क्या है? लिसन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन गिव यू एन आइडिया अबाउट द टेक्सोनॉमी। सेकेंड है एडवांटेजेस, इट ऑफन यूज फॉर द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। थर्ड क्या है? बेसिकली द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लेस द एग्जैक्ट position of living organisms as with respect of their class, with respect of their phylum, with respect of the order, etc. ठीक है। इट इज़ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज यूज फॉर द आइडेंटिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये कुछ एक पॉइंट्स है जिसको आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लिख सकते हैं। जैसे आप किसी को क्लास बना दिया, आप अपने क्लास स्कूल की बात कर ले, आप 11th में पढ़ते हैं, अगर 11th 12 LKG UKG सब एक ही में बैठना चालू हो जाए तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द टीचर्स इन ऑर्डर टू टीच यू, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चाहे नॉर्मल क्लासिफिकेशन इन ग्रुपिंग कर दे रहे हैं तो ये सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सब अपने लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं। राइट 5 इंपॉर्टेंस ऑफ फंगी इन आवर लाइफ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अपने लैंग्वेज में भी लिख लेना था बट आपने लिखा नहीं, ठीक है। चलो इसको मैं बता दे रहा हूँ, 5 इंपॉर्टेंट फंगी का जल्दी जल्दी आप समझ लीजिए। पहला इंपॉर्टेंस क्या है? इन बीवरेजेस। आप नहीं लिखे होंगे तो लिख लेंगे, नेक्स्ट टाइम आपको एग्जाम में मदद करेगा। बीवरेजेस, बीवरेजेस में बीवरेजेस क्या होता है? बीवरेजेस का मतलब होता है कि बहुत सारा पेय पदार्थ बनाने में, जैसे देखो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ड्रिंकिंग मटेरियल्स बेवरेजेस में एक्चुअली आ जाता है हमारा बहुत सारा एल्कोहलिक मटेरियल, ठीक है। एल्कोहलिक जो बेवरेजेस है उसमें इसका बेसिकली यूज होता है और उसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है ईस्ट, ठीक है। ईस्ट बेवरेजेस में एथिल अल्कोहल बनाता है और उससे डिफरेंट वैरायटीज़ के बेवरेजेस बनते हैं। एल्कोहलिक बेवरेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, बेवरेजेस डिफरेंट एल्कोहलिक बेवरेजेस बनते हैं, ठीक है। तो ये बेवरेजेस में एग्जाम्पल ईस्ट का लेकर के आप लिख सकते हैं। सेकेंड क्या है? इन बेकरी, ठीक है। बेकरी इंडस्ट्री में भी ईस्ट का रोल प्ले होता है और ईस्ट का साइंटिफिक नेम है सैकेरोमाइसिस सेरेविसाई। लिख दे रहे हैं हम, सैकेरोमाइसिस सेरेविसाई, इसको आप नोट कर लीजिएगा, सैकेरोमाइसिस सेरेविसाई। बहुत सारे स्टूडेंट बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर नेमिंग लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको, वो अंडरलाइन नहीं करते हैं, दूसरा लेटर स्मॉल में रहना चाहिए, इसको स्मॉल में नहीं लिखते हैं, कैपिटल में लिख देते हैं, तो ये सब कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसको आपको सॉल्व करना है। तो दूसरा क्या है? बेकरीज में, ठीक है, बेकरी इंडस्ट्रीज़ में इसका रोल होता है फंगस का। थर्ड है, फंगस का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंटीबायोटिक बनाने में। बहुत सारे स्टूडेंट एंटीबॉडी लिखते हैं जो गलत है, ठीक है। एंटीबायोटिक, ठीक है। एंटीबायोटिक में कौन सा यूज होता है फंगी? सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है, लिसन, पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक, और ये पेनिसिलियम नोटेटम, ध्यान देना है, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंगी से सबसे पहले ये एंटीबायोटिक निकाला गया था, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक की खास बात होती है कि बैक्टीरिया को ये किल करता है। तो पहला है बिवरेजेस, दूसरा क्या बेकरी, और तीसरा क्या एंटीबायोटिक्स बनाने में।
चौथा क्या, कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो हायर प्लांट्स के रूट के साथ एसोसिएट करते हैं और वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, जैसे माइकोरहाइजा इट एसोसिएट विद द रूट ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है, दैट एब्जॉर्ब द वाटर एंड चोक द सॉइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड स्टॉप द सॉइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है, कुछ ऐसे भी फंगस होते हैं जिसको खाया जाता है, एडिबल है, जैसे एगेरिकस कंपेस्ट्रिस। एगेरिकस इज द एडिबल फंगी, ठीक है, दैट डायरेक्टली फीड बाय द ह्यूमन बीइंग, ये डायरेक्टली इसको खाया जाता है। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल, जैसे 5 आपको पूछा गया था, 5 इंपॉर्टेंस, ये 5 इंपॉर्टेंस आप नोट कर लीजिए। बैक्टीरिया का भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उसके भी 5 इंपॉर्टेंट्स है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है जिसको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। तो ये हमने इस वीडियो लेक्चर में सेक्शन जो ए है इसको मैंने अच्छे से कंप्लीट करा दिया। 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन थे। आई होप अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए इन 10 क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में दोबारा से इसको पूछ सकते हैं। ये सेक्शन ए का हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सेक्शन बी को टच करेंगे, ठीक है। सेक्शन बी जो हमारा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन जो है 4-4 नंबर का है, जिसको आपको दिमाग में बैठा लेना है कि सेक्शन बी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4-4 नंबर का था। आई होप आपने इसमें 2-2 नंबर में जो प्रॉब्लम आपको आई होगी इस वीडियो लेक्चर से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप क्या करेंगे, कॉपी में सब लोग, ठीक है, ये 1 to 10 का क्वेश्चन लिखेंगे प्लस इसके एक्सपेक्टेड जो आंसर होगा वो फेयर कॉपी में लिख डालेंगे। यूनिट सेकंड करके जिसका आंसर होगा उसको कॉपी में लिख डालेंगे, यूनिट सेकंड करके इसके आंसर कॉपी में लिखेंगे। और नेक्स्ट टाइम जब भी आपको वो प्रॉब्लम्स अगर इस तरह का कोई आता है तो इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर से इससे आप हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। I hope this video actually help you to understand whatever mistakes made by you during the examination. Thank you.